हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी साथियों, दोस्तों। मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचे और आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो इसी के साथ, चूँकि आपको मालूम है ये अपना सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 लगभग मान लीजिए कि आज समाप्त होने जा रहा है और उसका ये अंतिम लेक्चर, अंतिम वीडियो, और आप इसको अच्छी तरह से देखें और उसके बाद आप प्रॉपरली एनालाइज करें हैं? तो आपने क्या पाया, ये इस तरह से आपको देखना है। तो प्लीज चलती है। तो आ जाइए भाई, कहाँ विलयन का असामान्य व्यवहार एवं विलेय पदार्थ होता है, उसका असामान्य अणुभार क्या होता है। तो अच्छी तरह से आप विलयन बनाते आए हैं। ये असामान्य, जब हम बात करते हैं कि ये चीज अच्छी है, तो इसका मतलब है हमें उसके पता करना है। इसका मतलब इसके बारे में एक दूसरा पहलू होता है। तो अच्छा है कोई तो बुरा भी होगा। तो वैसे ही हम जानना चाहते हैं कि ये असामान्य व्यवहार हम जानना चाहते हैं, तो निश्चित है कि हमको पहले सामान्य व्यवहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सामान्य व्यवहार क्या होता है। तो सामान्य अगर हमारे समझ में आ जाएगा तो हम असामान्य को आसानी से समझ सकते हैं क्या होता है सामान्य। तो ये वही, सो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 2 और सॉल्यूशन 3, 3 सॉल्यूशन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नंबर डाल रखा है और आप देखिए तीनों में हम 1-1 लीटर पानी भर लेते हैं। जल से भर दिया जाता है, 1 लीटर ले लिया जाएगा। 1-1 लीटर सभी में पानी डाल रखा है। ये बनाएंगे कैसे सॉल्यूशन? तो कितना, मान लीजिए कि 1 लीटर जल इसमें है, 1 लीटर जल इसमें है, 1 लीटर जल इसमें भी है, 1 जल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 लीटर ही आपको लेना है, जैसी आपकी मर्जी करे, आधा लीटर, 1.5 लीटर जो भी लेना है ले सकते हैं श्रद्धानुसार। इसमें हम कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? मिलाओ इसमें, ठीक है, ऐसा कोई पदार्थ मिला दीजिए। आप तो यूं है कि मान लीजिए कि हमने इधर वो x ग्राम किसी विलेय पदार्थ की मात्रा ली, विलयन में घुलने से पहले हम ये कह सकते हैं कि उसके जो भी कण होंगे उसको पाउडर फॉर्म में पीस करके कैसे भी, और रासायनिक दृष्टि से हम जहां मोल की बात करते हैं और कणों की संख्या की बात करते हैं, सपोज उस x ग्राम विलेय पदार्थ में जो कणों की संख्या है वो 100 है। कितने हैं? मिलाने से पहले की बात हो रही है। इसे मिलाने से पहले, जल में घुलने से पहले या किसी भी विलायक में घुलने से पहले, इसमें भी वही कोई x ग्राम विलेय पदार्थ ले लेते हैं और इसमें माना कि 100 कण हैं। इसमें भी वैसा ही करते हैं। x ग्राम कोई विलेय पदार्थ है और उसमें कणों की संख्या है, माना कि 100 है, 200 हो सकती है, 1000 हो सकती है, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। हमें समझना है कि आगे क्या परिवर्तन होने वाला है, होता है या नहीं होता है। इस विलेय पदार्थ को घुलने से पहले आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसमें कणों की संख्या 100 है। घुल दिया, घुलने के बाद जब जल में इसको घोल दिया जाएगा या किसी भी विलायक में घोल दिया जाएगा तो वो कण अलग अलग हो जाएंगे। क्या परिवर्तन होता है? अर्थात विलयन बनने के बाद भी उन कणों की संख्या कितनी होती है?
कितनी होती है? 100। अर्थात जो संख्या पहले थी, कितनी थी पहले? 100, वही बाद में। प्रयोग करने से पहले जिसको वैल्यू कह सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बोलो, सैद्धांतिक। क्या कहते हैं? सैद्धांतिक कहते हैं, जानते हैं आप, थ्योरेटिकल वैल्यूज। और जो प्रयोग के बाद, अर्थात यहां प्रयोग क्या है? विलयन बना रहे हैं, तो आफ्टर द मेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन, सो आफ्टर द सॉल्यूशन प्रिपेयरिंग क्या रिजल्ट होता है? यहां जो वैल्यू आएगी वो आप कह सकते हैं प्रेक्षित। सो एज यू नो वेरी वेल, so these are the before the experiment theoretical value and the after the experiment observed value, that is the calculated value। तो प्रेक्षित वैल्यू और सैद्धांतिक वैल्यू ये हो गई। संख्या के संदर्भ में कहें तो संख्या कहेंगे, मोल के संदर्भ में कहेंगे तो मोल कहेंगे, अणुभार के संदर्भ में अगर कहना चाहेंगे तो अणुभार कहेंगे, और जिस संदर्भ में कहना चाहेंगे वो यूनिट उसके साथ जोड़ दिया जाएगी। आगे देखिए, यहां कितने नजर आ रहे हैं? देखिए, लाल लाल देखो, 100 है। आप सोच सकते हैं, आपके विचार में आ भी रहा होगा, क्या जरूरी है कि 100 के 100 हो? ज्यादा हो गए तो, कम हो गए तो बोलो आप क्या करना चाहते हो? माना कि 100 कण तो हैं, लेकिन जब उसको जल में घोल दिया जाए या किसी विलायक में घोल दिया जाए, जल का मतलब तात्पर्य किसी विलायक से है, और घुलने के बाद आप कहते हैं, मैं कह देता हूं कि कणों की संख्या कितनी रहेगी? 90 रहेगी। 90 रहेगी, 99 हो सकती है, 95 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस 100 से कम होगी। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। चलिए आगे देखिए, तीसरा जो विलयन है, कण तो वही 100 थे, विलायक चेंज हो सकता है, विलय चेंज हो सकता है। हमें तो ये देखना है कि विलय विलायक के हिसाब से विलयन बन रहा है, तो परिवर्तन संख्याओं पर क्या आ रहा है। हमें ये मतलब नहीं है कि साथ जल ही लेना है, कि वो विलय पदार्थ लेना है तो एक ही लेना है, या ये जरूरी नहीं है कि x का मतलब ऐसा नहीं है कि सब में 5 ग्राम ले रहे हैं तो सब में 5 ग्राम ले रहे हैं। हम किसी की 5 ग्राम लें, किसी को 2 ग्राम लें, किसी की 10 ग्राम लें, लेकिन उसमें बस बात एक ध्यान रखनी है, उसमें कणों की संख्या कितनी है। मात्रा भिन्न भिन्न होने के बाद भी संख्या समान हो सकती है। तो ध्यान दें, अब की संख्या बढ़ा दो, माना की संख्या 105 हो जाए। क्या हो जाए? 105। तो आप मुझे बताइए कि इसमें जो विलयन बना है, तो विलय पदार्थ के कण जो पहले थे उतने ही बाद में, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट सब्सटेंस। यहां क्या किसी में संख्या घट रही है तो किसी में बढ़ रही है। अर्थात आप कह सकते हैं यहां जो कणों की संख्या है वो कैसी है? परिवर्तित है। कैसी है? परिवर्तित है। और यहां संख्या है वो कैसी है? बोलो, अपरिवर्तित है। कभी कभी कहते हैं कि पहले जैसे नहीं रहे, तो इसका मतलब पहले और तुम्हारा व्यवहार कुछ और था, अब व्यवहार कुछ और है। पहले तुम बढ़िया कैसे बोलते थे, अब तुम्हारा बोलने का स्टाइल ही चेंज हो गया है। इसका मतलब पहले जैसे नहीं, इसका मतलब परिवर्तित। और यार तुम पहले भी थे, 5 साल पहले मिला तब भी ऐसे थे, 10 साल पहले मिला तब भी आप ऐसे थे, मैं भी ऐसा था व्यवहार के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर आप भी चेंज नहीं हुए और हम भी नहीं चेंज हुए, इसका मतलब नो चेंज। इसीलिए कहते हैं हम तो जैसे तब थे वैसे अब हैं, इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है? बोलो, सामान्य। तो सामान्य का अर्थ आप अच्छी तरह से समझते हैं। सामान्य व्यवहार या सामान्य बात उसको कही जाती है जहां कोई परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, प्लस हो, माइनस हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी भी तरह का, लेकिन जहां चेंज हो जाए उस व्यवहार को क्या नाम दिया जाएगा? असामान्य व्यवहार कहा जाता है। तो बस यही बात मुझे आपको थोड़ी सी बतानी थी। यहां विलयन का असामान्य व्यवहार क्या स्पष्ट करता है कि जब किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोलकर विलयन बनाते हैं तो उस विलय पदार्थ के सैद्धांतिक एवं प्रेक्षित कणों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। अर्थात प्रेक्षित कणों की संख्या सैद्धांतिक कणों की संख्या से भिन्न होती है, संख्या बदल जाती है विलयन बनने के बाद।
इसी को हम विलियन का असामान्य व्यवहार कहते हैं। तो यही बात थी। अच्छा, अब यहां जो बात आ रही है, यह संख्या कम हो रही है। कम होने का मतलब ऐसा नहीं कि 10 कण इसमें से निकाल दिए। यह हो सकता है कि ऐसा 90 रह गए, 10 कहां गए, क्योंकि जिसमें सभी कण थे 80 कण तो क्या कर रहे थे, अलग अलग हो गए। लेकिन बाकी जो 20 कण बचे मान लीजिए, तो उनमें क्या हुआ, 2-2 कण मिलकर के क्या बन गया, एक 2-2 कणों को मिला दिया और एक ही कण बन गया। कह सकते हैं कि जैसे एक थाल में 100 लड्डू थे और 80 लड्डू तो अलग कर दिए और 20 लड्डुओं को 2-2 लड्डुओं को मिलाकर लड्डू बना दिया। तो लड्डू कितने रह गए, 90 रह गए, कम रह गए। इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ना, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, संगुणन कहते हैं, संगुणन कहते हैं। सो इट इज द ऑल्सो नोन एज एसोसिएशन कहा जाता है। और यह कब हो सकता है, 100 में से माना कि 95 कण तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, लेकिन जो 5 कण थे उनमें से एक में से 2, 1 2 सर, तो एक में से 2 हो गए तो कितने होगा बोलो। तो जहां टूट जाते हैं उस क्रिया को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में डिसोसिएशन कहते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है। विलयन का जब व्यवहार सामान्य होता है तो जो अणुभार आएगा वो सामान्य कहलाएगा, और जब विलयन के विलयन बनने के बाद उस विलय पदार्थ के कणों की संख्या में जो चेंज आ रहा है, इसका मतलब उसका अणुभार भी चेंज होगा। तो उस स्थिति में अणुभार भी परिवर्तित होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, असामान्य व्यवहार। तो असामान्य अणुभार क्या हुआ, उसी केस में असामान्य अणुभार भी होगा। तो हमने ये दोनों बातों को समझने का प्रयास किया है। अब इसकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। आप बने रहिए मस्ती के साथ। विलयन के आखिरी इस वीडियो में एक दादाजी और आ रहे हैं, बुला लिए हमने आज उनको, और वो हैं वांट हॉफ। ये वांट हॉफ नाम के जो अपने रसायन के दादाजी हैं, इन्होंने इस असामान्य व्यवहार को समझाने के लिए एक युक्ति बताई है, एक फैक्टर का यूज किया है, और उसी के आधार पर उसी को हम क्या कहते हैं, वांट हॉफ गुणांक इन्होंने दिया, उसको हम आई से व्यक्त करते हैं। ये आई क्या करता है कि सामान्य और असामान्य व्यवहार दोनों को बराबर करके बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा घर में, जैसे भाई बहन है, छोटे बच्चे हैं, और मम्मी या पापा बाजार से कुछ लेके आते हैं उनके खाने के लिए। हो सकता है कि भाई को कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दी हो, उसकी फेवरेट ले आए हो, या हो सकता है कि जो बच्ची है, जो सिस्टर है, 2 भाई बहन है दोनों, और उसकी चीज ले आए कोई फेवरेट, या उसको कोई चीज ज्यादा दे दी। अब वो रो रहा है, भाई मेरे को ज्यादा नहीं है, उसको दे दिया, ये दे दिया है, झगड़ते बच्चे, आप समझते हैं। अब वो चीज तो खत्म हो गई, वो उसने खा ली, अब वो बराबर तो नहीं है, तो बराबर इस तरह से नहीं की जा सकती, किसी तरह एक्सेस बची थी उसको दे दी। मान लीजिए, कह सकते हैं कि मानो कि 3 आइसक्रीम थी, 2 उसने खा ली, 1 रह गई, अब तो खत्म। अब उसको कैसे संतुलन करें, बच्चों को समझाना है। तो उसे कहा जाता है कि बेटा देख, आज इसने 2 खा लिए, कोई बात नहीं है, तेरी फेवरेट चीज क्या है, हम तेरे लिए शाम को ला देंगे, बस तू खुश हो जा, इसको प्रेम से खा ले। तो क्या होगा, अब आइसक्रीम तो वो तो नहीं दी, लेकिन हुआ क्या, उसको बराबर कर लिया कि देखे बेटा उससे लड़े मत, वो भी खुश, और वो कहे कि नहीं पापा इसको दिलाओगे तो मेरे को भी दिलाओगे, तो फिर उसको कहा नहीं बेटा देखो तुमको पहले दे दिए। इसका मतलब दोनों को किसी भी तरह से बैलेंस किया है, और या कह सकते हैं कि शाम को 1 आइसक्रीम उसके लिए ले आएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब वान टॉप ने जो विलयन के असामान्य और सामान्य जो व्यवहार होता है उनको बैलेंस करने का एक तरीका बताया है। और किस तरह से बैलेंस करते हैं देखिए, जहां आई वांट ऑफ गुणांक, इसके लिए कहा जाता है प्रेक्षित।
अणु संख्या गुणधर्म डिवाइड बाय सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं लिखना चाहूं तो आपको इस तरह से समझा सकता हूं। प्रेक्षित को क्या बोलते हैं, बोलो ऑब्जर्व्ड। अणु संख्या को मैं याद करा देता हूं केमिस्ट्री में, OCP, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत आसान है, जल्दी से समय बचेगा, बार बार लिखोगे समय लगेगा। और सैद्धांतिक का क्या होता है, बोलो थियोरेटिकल, तो TCP, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से है। और प्लीज ध्यान देना, अणु संख्या गुणधर्म के आप बारे में आपने सब कुछ पढ़ा है, बोलो कौन कौन से हैं, शुरू से लेके चलो। बोलो डेल्टा P डिवाइड बाय PA0, है ना। ये पर कैसा, ऑब्जर्व्ड, डिवाइड बाय डेल्टा P PA0, और ये कौन सा होगा, बोलो थियोरेटिकल, बराबर, ये पूरा यूं बना सकते हैं, वही चल रहा है ना। दूसरा अणु संख्या गुणधर्म क्या था, आपने पढ़ा है, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB कैसा, बोलो ऑब्जर्व, डिवाइड बाय डेल्टा TB कैसा, थियोरेटिकल, डिवाइड बाय वो इज इक्वल टू किसके, अरे जो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होगा उसी संदर्भ में क्वथनांक उन्नयन होगा, और क्वथनांक उन्नयन होगा उसी तरह से उस दिन ही यहाँ उसी हिसाब से चलेगा, इक्वल होंगे क्योंकि सभी अणु संख्या गुणधर्म हैं। तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा TF ऑब्जर्व डिवाइड बाय डेल्टा TF थियोरेटिकल। आगे परासरण दाब, तो परासरण दाब प्रेक्षित ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिवाइड बाय थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह से हम सभी अणु संख्या गुणधर्मों को परस्पर कोरिलेट कर सकते हैं, सहसंबंध के रूप में स्थापित कर सकते हैं। और हाँ, जहां अणु संख्या गुणधर्म की बात है हम डायरेक्टली इससे समझ सकते हैं। और देखिए, तो कहने का मतलब यहां अगर हम CP की बात करते हैं, व्हाट आर द CP, व्हाट इज CP, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्या गुणधर्म। ये किसके, इससे पहले आपने देखा अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, और अणुओं की जो कणों की संख्या पर निर्भर करें, अणुओं की संख्या पर निर्भर करें। विलयन में कणों की संख्या जैसे बढ़ती है वैसे अणु संख्या गुणधर्म का मान भी बढ़ता है, संख्या घटती है, अणु संख्या गुणधर्म घटते हैं। तो CP अर्थात कणों की संख्या क्या होती है, बोलो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। तो जितने कणों की संख्या में वृद्धि होगी, मोलों की संख्या में वृद्धि होगी, ज्यादा होंगे तो CP क्या होगा, बोलो अधिक होगा। और ये मोल संख्या या कण संख्या इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू दी, याद होगा किसकी बात चल रही है, ये विलेय पदार्थ की बात चल रही है, इसलिए हम विलेय के संदर्भ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं किसी विलेय पदार्थ की मोल संख्या उसके अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो कणों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो CP भी उसकी व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो संबंध क्या समझ में आ रहा है कि यदि कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्या गुणधर्म बढ़ेंगे, और अणुभार में वृद्धि होगी तो अणु संख्या गुणधर्म का मान कम होगा। ये संबंध आप याद रखेंगे। तो इसी की तरह से हम चाहे तो हम अणु संख्या गुणधर्म से डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। तो चूंकि बात किस में समझ में आई, दैट इज सो वी कैन रिप्रेजेंट द लाइक दैट CP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी MB। अगर हम अणुभार के संदर्भ में इसको जैसे नोट करना चाहें तो क्या होगा, बोलो I विल बी थियोरेटिकल, ठीक है, थियोरेटिकल MB मतलब सैद्धांतिक अणुभार बटे, ठीक है। मैं चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूं, अणुभार M हो गया और TS सैद्धांतिक हो गया, अणुभार M हो गया और प्रेक्षित ये हो गया। ध्यान दें, तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करें। सॉरी, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए, नंबर तो अपने हाथ के हैं। तो यहां देखिए, अणु संख्या गुणधर्म के संबंध में जो प्रेक्षित डिवाइड बाय सैद्धांतिक था, वहीं यहां क्या हो गया, सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित आएगा। ये आपको याद रखना है। तो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स हैं
वो यहीं पर इस प्रकार से कंफ्यूज करती हैं। तो ये रहा विलियन का असामान्य व्यवहार क्या होता है और वांट ऑफ ने इनको संतुलित करने के लिए किस फैक्टर का प्रयोग किया है। वांट ऑफ गुणांक होता है और वांट ऑफ गुणांक का मान हम कैसे निकालते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वांट ऑफ गुणांक के बेस पर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो क्या है, देखिए। नंबर 1, हो सकता है कि वांट ऑफ गुणांक का मान 1 हो सकता है कि वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से कम हो और हो सकता है कि वांट ऑफ गुणांक का मान 1 से ज्यादा हो। 1 होता है इसका मतलब कणों की संख्या में कोई चेंज नहीं है। जो 1 पहले होता है बाद में भी 1 होता है, और कणों की संख्या में जब कोई चेंज नहीं होता है तो क्या कहेंगे, बोलिए, सामान्य व्यवहार। और सामान्य व्यवहार जब होता है तो क्या होता है, तनु विलयन होते हैं, और तनु विलयन होते हैं तो कैसे होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं, और आदर्श विलयन होते हैं तो वहां किसका पालन होता है, राउले का नियम, राउल्स लॉ का पालन होता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, जब 1 है तो यहां आदर्श विलयन बनेगा, और आदर्श विलयन बनता है तो वहां आप समझ रहे हैं क्या होगा। यहां कणों की जब आई का मान अगर 1 से या तो कम हो या 1 से ज्यादा हो, दोनों ही स्थितियों में आई का मान चेंज हो रहा है, वांट ऑफ गुणांक की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो विलयन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अनादर्श विलयन बनेंगे, और अनादर्श विलयन बनेगा वो किस वजह से होता है, आदर्श विलयन का निर्माण होता है तो विलयन का व्यवहार सामान्य होता है, और अनादर्श विलयन बनता है तो विलयन का व्यवहार असामान्य होता है। तो इसी के साथ हमने आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, सामान्य असामान्य दोनों बात समझ में आई। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि या तो संगुणन हो सकता है या वियोजन हो सकता है। जहां संगुणन होगा तो आई का मान 1 से कम हो जाएगा। कैसे संगुणन, 99 संख्या वो 90 रह गई थी, कणों की संख्या घटी तो संगुणन, आई का मान घट गया। कणों की संख्या बढ़ी, 100 से 105 हुई, वियोजन हुआ, आई का मान 1 से ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ये याद रखते हैं। तो हमने ये देखा कि विलयन का जो असामान्य जो व्यवहार है वो किस परिस्थिति में होता है, वो अनादर्श विलयन में होता है। ठीक है, और आगे अब हम जो 2 वजह है जिसकी वजह से इस विलयन का जो व्यवहार है वो असामान्य हो रहा है, उनको हम अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। संगुणन हो रहा है, कैसे होता है, क्यों होता है, वियोजन होता है तो क्यों होता है, किसका होता है, कितनी मात्रा में होता है। तो ये आदर्श और यहां पर अनादर्श, ये इस तरह से आपकी समझ में आया होगा। यहां राउल के नियम का फॉलो होगा, यहां राउल्ट लॉ का पालन नहीं होगा, दोनों ही केस में। बस आपको याद रखना है, आगे आएगा ये। इस व्याख्या पर पहुंचते हैं। संगुणन की मात्रा जिसे अल्फा से व्यक्त करते हैं की गणना करनी है। कैसे करते हैं देखिए, समझने की कोशिश करें। संगुणन माना कि हमारे पास क्रियाकारक अणु कितने हैं, ए, बिल्कुल ऐसी तरह। ठीक है, ये क्रियाकारक अणु हैं, ये 2 अलग अलग है ना, दिखाई दे रहे हैं, और इनको मिलाकर के अच्छी तरह से टेप लगा दूं, 1 कर दिया आप तो ऐसे समझ लीजिए। अगर इसमें 2 को मिलाया तो हम कह सकते हैं 2 का 1 बनाया, 3 थे तो 3 का 1 मिला दिया, और ले सकते हैं 4 कण हो गए, 4 अलग अलग हैं अभी तो, और चारों को मिला दिया तो अब पहले कितने थे 4, अब कितने 1। तो कहने का मतलब है यहां वो संख्या मैंने कहा कि 2 या 2 से कितनी भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि वो संख्या कितनी है, Na, एक क्रियाकारक अणु है और उसके संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, वो n है। जब इसमें इस प्रकार की साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी तो उससे जो संगुणित अणु का निर्माण होगा वो कौन होगा, An। तो इसको हम कह सकते हैं संगुणित अणु। यहां संगुणित अणु कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 1, और ये
क्रियाकारक अणु कितने दिखाई दे रहे हैं, बोलो n। n अणु थे या n कण थे और संगुणन के बाद कितने रह गए, एक रह गया। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक अणु परस्पर संयोग करके किसी एक बड़े कण का निर्माण, बड़ा ही बनेगा, एक कण का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम संगुणन कहते हैं। यहां संगुणन कितनी मात्रा में हो रहा है, संगुणन की मात्रा क्या होगी वो आपको समझना है। तो देखिए, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, जहां साम्य अवस्था में देखते हैं कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है, बोलो 1, और इसकी प्रारंभिक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 0, और जो संगुणन की मात्रा है वो अल्फा लेके चल रहे हैं आफ्टर टी टाइम। सो एट टी इक्वल टू 0, देन आफ्टर टी टाइम एट टी की बात करते हैं, कुछ समय पश्चात संगुणन होगा, तो उसमें से कुछ मात्रा घटेगी। कितना संगुणन होगा प्लीज ध्यान देना। तो जैसे मैंने कहा अल्फा, और यहां क्या रह जाएगा, वो अल्फा रिड्यूस हो जाएगी, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा। अब यहां अल्फा आएगा वास्तव में या क्या आएगा वो देखना है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना। यहां इससे चलिए, चूंकि n अणुओं के संगुणन की दर कितनी है, बोलो अल्फा है, और हमको यहां पर देखना है एक अणु, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, सो एक के लिए क्या होगा, अल्फा बटे n। मतलब चूंकि यहां संगुणित अणु केवल एक रह गया है, इसलिए जो यहां पर इसकी मात्रा आएगी वो कितनी आएगी, अल्फा बटे n। ओके, ये प्रारंभ में जो प्रयोग करने से पहले संख्या होती है वो क्या मानी जाती है, सैद्धांतिक, और ये क्या मानी जाती है, प्रेक्षित। ध्यान देना, ये संख्या कौन सी है, सैद्धांतिक, ये संख्या कौन सी है, प्रेक्षित है। चूंकि I बराबर कैसे लिखते हैं, बोलो प्रेक्षित, भूल गए क्या, प्रेक्षित संख्या बटे सैद्धांतिक संख्या होती है। और आप इस संख्या को कैलकुलेट करके देखिए, ये तो मैंने आपको यहां यूं एक्सप्लेन किया हुआ था, प्लीज ध्यान दीजिए। I इक्वल टू रखिए, प्रेक्षित कितने हैं, बोलो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां पूरी कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो यहां 1 को इधर ले आओ ना, 1 इधर आ गई, और वहां कितना रह गया, बोलो अल्फा बटे n माइनस अल्फा, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, बोलो एलसीएम आएगा तो n आएगा, अल्फा आएगा, और यहाँ क्या आएगा, बोलो n अल्फा आएगा ना। यहाँ आप क्या करोगे, ये तो काम वैसे आपका है, हैं? काम तुम्हारा है, मुझसे करवा रहे हो। 1 माइनस n डिवाइड बाय n। आपको अल्फा कैलकुलेट करना होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बोलो I माइनस 1 और n, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो 1 माइनस n। तो इस तरह से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ परसेंट की बात हो तो ये फ्रैक्शन में आएगी, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आएगा, वो परसेंटेज में आएगी। तो आपके बाएं हाथ का खेल है। यहां थोड़ा ये ध्यान देना है कि ऐसा किस किस में हो सकता है। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, C6H5 COOH। इस तरह के एसिटिक अम्ल के बारे में कई बार पढ़ा है। देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा। ये यहां पर हमने बेंजीन भर दिए है और बेंजीन में मिलाते हैं ये एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल को जब मिलाएंगे तो इसके 2 अणु संगुणित हो जाते हैं। कितने? 2 अणु संगुणित हो जाते हैं और 2 अणुओं से बन जाएगा एक। यहां कितने लिए? 2। बन गया कितना? क्या लिए थे? 2 लड्डू। अब बन गया क्या? लड्डू। तो ये अंतर आया कि नहीं? अब आपको अच्छी तरह से मालूम है, चूंकि 2 अणुओं से बनने वाला एक अणु है, संगुणित अणु है। इसको क्या लिख सकते हैं? संगुणित अणु है। वो कैसा है? चलो, इस संगुणित अणु 2 अणुओं से बना है, इसलिए हम किसको कहते हैं? द्विलक। 2 से डाइमर कह सकते हैं।
इस अणु का जो अणु भार होता है वो वास्तव में कितना होता है, एसिटिक अम्ल का आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से याद होगा। डायरेक्ट टोटल कर सकते हैं, 16 दूनी 32, 32 4 36 और बाद 24, कितना बोलो 60, कितना यूरिया का 60, एसिटिक अम्ल का 60, याद रखो दोनों का बराबर है। और यहां अगर दो अलग अलग थे, 60 के 60 ग्राम का एक लड्डू, 60 ग्राम का एक लड्डू, एक बन गया बड़ा लड्डू, तो कितने का हो गया 120। इसका मतलब जो इसका 120 आएगा। दोनों में क्या अंतर होगा, ये जो अणु भार है वो सैद्धांतिक है और इसका 120 अणु भार आता है। सो आफ्टर द एसोसिएशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, तो जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कौन सा होगा, अणु भार, वो प्रेक्षित होगा, कैलकुलेटेड होगा। तो इस तरह से आपने देखा और इस संगुणन के लिए ही आपको पता है कि यहां I का मान कितना होता है, लेस देन 1। ये तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको आप फॉरएवर याद रखिए। तो इसी के साथ जहां विलय का संगुणन कैसे हो रहा है, संगुणन की मात्रा की गणना कैसे कर रहे हैं, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, विलय का वियोजन है एवं वियोजन की मात्रा, इसके लिए भी अल्फा का ही प्रयोग कर रहे हैं। जब वियोजन होता है तो वियोजन की मात्रा कह देते हैं और जब संगुणन होता है तो संगुणन की मात्रा कह देते हैं। अपने पास जो क्रियाकारक पदार्थ है, अण है, उसका कोई भी सूत्र है, खासतौर से ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वैसे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अगर आप यूं कहना चाहें कि मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, चाहो तो उसको उल्टा लिख सकते हो, AL लिख सकते हो, क्योंकि इसको तोड़ना है। तो तोड़ करके एक तो तरीका आप ये कह सकते हो कि इसका वियोजन होगा, साम्य अवस्था स्थापित भी होगी, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे बोलो, A और B। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल तरीका है, उसको आसानी से आप समझ लेंगे। मैंने कहा कि ये कण है और उसमें तोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, उससे अवक्रिया जो संगुणन में जिस रिएक्शन को लिखा था उसको उल्टा लिख दिया है। इससे आपको I को कैलकुलेट में या अल्फा को कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। क्या करना है, वही प्रारंभिक मात्रा 1 0 आफ्टर टी टाइम 1 माइनस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां कितना होगा वही बोलो अल्फा लिखेंगे ना। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ए कण के वियोजन की दर या वियोजन की मात्रा अल्फा होगी तो एन की कितनी हो जाएगी बोलो, एन अल्फा। तो इस तरह से आप, ये आपके क्लियर हो गया। तो वार्टॉक गुणांक की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वही 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, सिंपल, डिवाइड बाई 1 क्या रखोगे, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ क्या, वही बोलो I माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा। ये काम आपका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ही करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ, देखो मेरी बहादुरी। तो इस तरह से वेरी सिंपल, तो अल्फा I माइनस 1 और एन माइनस 1 आ गया अल्फा। तो इस तरह से आप जब किसी विलेय पदार्थ का वियोजन होता है तो वियोजन की मात्रा की आप गणना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ उदाहरण देखने का मतलब है, आपको पता है NaCl है, इसका वियोजन होगा, ठीक है ना, और MgCl2 है, बहुत तमाम उदाहरण हैं आपके पास, वियोजन MgCl2, ये लवण है, आप अम्ल भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इसका वियोजन होता है Na+ और इसका वियोजन होगा, इसका होगा कि नहीं होगा, H2SO4, ये एसिड हो गए, ये सॉल्ट हो गए। आप बेस देखो, बोलो एल्कलीज, NaOH का वियोजन होगा कि नहीं होगा। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या Mg जो भी लेना चाहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका वियोजन बोलो होगा कि नहीं। तो आपने एसिड देखा, बेस देखा, सॉल्ट देखे, जब इनको जल में घोल दिया जाता है तो एक अनेक हो सकते हैं, AlCl3, तो तमाम उदाहरण हैं। तो इसी के साथ विलयन में आते आते लास्ट में
अपना एक दूसरा रूप दिखाया है, और वो कौन सा है? एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार है, वो दिखाया है, उसको हमने समझा है। आई के मान कहाँ कहाँ से रख सकते हैं? जब आप कैलकुलेट करोगे तो आई की वैल्यू या तो आप सीपी से निकाल लोगे, या फिर अणु भार की जो वैल्यू हमारे पास अगर ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल हो तो उससे वहाँ आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल है ही, हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो आपका सेकंड चैप्टर थियोरेटिकल वो कंप्लीट होता है, और आप तैयारी कीजिए।